जय हिंद। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना चैनल इंडिया रॉक्स 2023 और अपनी किताब लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन जो अमेजोन पे अवेलेबल है, जो किंडल पे भी अवेलेबल है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले कई एपिसोड्स में दे रखा है और इस एपिसोड में भी मैंने अटैच किया है। ये किताब एक बहुत अच्छी लाइफ स्किल बुक है जो आप अपने अडल्ट बच्चे को गिफ्ट कर सकते हैं, या कोई मैरिड कपल है जिससे आप पहली बार मिलने जा रहे हैं या उनकी शादी में कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये किताब जरूर दीजिएगा। इस किताब में बहुत सारी लाइफ स्किल्स ऐसी लिखी हुई है जो बच्चों को आ, मेरे लिए तो वो 18 साल 20 साल के बच्चे भी बच्चे ही हैं, तो उन बच्चों को गाइड करेगा कि किस तरह अपने माँ बाप और सास ससुर के बीच में बैलेंस करना है अपनी शादी की जर्नी पर चलते हुए, और किस तरह से एक दूसरे को एज अ लाइफ पार्टनर समझना है। लाइफ पार्टनर का जो टर्म है वो सुनने में तो बस 2 वर्ड का है, लेकिन ये एक इलेबोरेटेड टर्म है जिसको समझने में और जिसका सच में लाइफ पार्टनर बनने में हमें कम से कम 20 साल लग जाते हैं। शुरू शुरू में जब शादी होती है उस वक्त बच्चों को समझ नहीं आता कि लाइफ पार्टनर की उनके लाइफ में क्या डेफिनेशन होगी, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को एज अ लाइफ पार्टनर देखा होता है एक दूसरे के लिए काम करते हुए, लेकिन अपने दादा दादी को भी देखा होता है, अपने नाना नानी को भी देखा होता है, लेकिन उनकी शादी जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है और बिल्कुल अलग चैलेंजेस को लेकर आती है। तो अपनी लाइफ जर्नी में अपने चैलेंजेस को के हिसाब से लाइफ पार्टनर की क्या डेफिनेशन बनेगी वो हर मैरिड कपल खुद तय करता है। लेकिन इसको तय करने का जो सफर होता है, जो शादी से निकाह से शुरू होता है, वहां से लेकर के शादी के अगले 20-25 साल तक आप किस किस चीज को किस हद तक एक्सेप्ट करेंगे और कहां कहां पे आपको अपनी मॉरल डिमार्केशन को मेंटेन करना है, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, ब्राइड हो या ब्राइड ग्रूम हो, और इनकी क्या क्या डिसिप्लिन आपको शादी के रिश्ते में मेंटेन करना होता है, आपको किस तरह से फाइनेंशियल टारगेट बनाने होते हैं, आपको किस तरह से अपने माँ बाप के साथ साथ अपने इन लॉज के माँ बाप को भी इक्वल रिस्पेक्ट देते हुए इस मैरिज को, जो कि कल्चरल एमलगमेशन होती है दो फैमिलीज की अपब्रिंगिंग की, उसको आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। इसको समझने के लिए ये बुक बहुत सारे मॉरल वैल्यूज और बहुत सारे फैक्ट्स अलॉन्ग विद बहुत सारे स्ट्रैटेजीज एक्सप्रेस करती है। और पिछले कुछ एपिसोड में मैंने कहा था कि ये बुक आप नहीं खरीदिए क्योंकि मेरे एपिसोड्स के वीडियोस हैं आपके पास, लेकिन अगर आप किसी को टैंजिबल कुछ देना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस टैंजिबल नहीं है। आप बुक खोल करके बच्चे पढ़ सकते हैं, बुक को अपने पास रख सकते हैं, बुक को देखकर इंस्पिरेशन लेते रहते हैं बच्चे। वीडियोस तो मेमोरी में आता है और कहते हैं कि ब्रेन जो है 36 दिन से 40 दिन तक फैक्चुअल नॉलेज को भूल जाता है, लेकिन किताब जब हाथ में रहती है तो हम उसको हाईलाइट किए हुए रहते हैं। उस किताब में दिए हुए आइडियाज से अपनी लाइफ को कनेक्ट करके नए आइडियाज इनोवेट कर लेते हैं, और इस तरह से हम जिंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके, उनको फेस करके, उनको खत्म करने का एक्सपीरियंस अपनी मैरिटल लाइफ में जीते हैं। तो पिछले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 42 में मैंने पढ़ा था कि किस तरह से रदिया अकेली हो गई थी ओल्ड एज में, और किस तरह से उनके रिलेटिव्स की जो बार बार डेथ हो रही थी तो वो उनको अंदर से तोड़ रही थी और कमजोर कर रही थी। इस तरह से हैदर और वरीशा ने अपनी अपनी ड्यूटी बांध ली, शादा ने भी ड्यूटी बांध ली, किस तरह से उनके आसपास रहना है, किस तरह से उनको ये फील कराना है कि हम फैमिली मेंबर्स ही अभी एक दूसरे के लिए हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से अलग अलग शहरों में सारे रिलेटिव्स रहते हैं। बहुत आसान नहीं होता है दूर दराज के शहरों से किसी से जा करके मिलना अपने डेली रूटीन को तोड़ करके, लेकिन बीच बीच में फिर भी वो जब तक उनकी हेल्थ अच्छी थी वो अपने घर भी जाया करती थी, वो अपने रिलेटिव से भी मिलने जाया करती थी। लेकिन जब हेल्थ बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, सेहत में ठंड लगती है, गर्मी लगती है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, यूरिनल प्रॉब्लम होने लगती है, ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है 70+ लोगों के लिए।
लेकिन फिर भी जिनको बहुत ज्यादा, जो ट्रैवल फ्रीक होते हैं, वो अपना अडल्ट डायपर पहन के, अपने व्हील चेयर लेकर के, रिमोट कंट्रोल वाली व्हील चेयर लेकर के कैसे भी वो घूमा करते हैं। लेकिन रदिया का नेचर बहुत रिजर्व था। वो अपने घर में बहुत ज्यादा सुकून पाने वाला उनका नेचर था बहुत पहले से ही। तो उनको इस तरह से घूमने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। ये पर्सनल होता है, हर ओल्ड एज पीपल की पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे मेरी नन्ना, वो जो है बहुत ज्यादा ट्रैवल करने में उनको इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरी दद्दा को उनके मायके जाना और वहां से अपने ससुराल सासाराम आना, ये उनको बहुत पसंद था। बाकी अलग शहरों में तो वो नहीं जाया करती थी, लेकिन इन दो जगह वो घूमा करती थी। तो मेरी नन्ना और मेरी दद्दा का नेचर आपस में बिल्कुल अलग था। तो दद्दा जब डिमांड करती थी, एक्सपेक्ट करती थी कि वक्त बवक्त उनको पहुंचाया जाए वहां और लाया जाए, तो मेरे चचा लोग अलग अलग टाइम पे ड्यूटी ले करके उनको पहुंचाया करते थे। कभी छोटे चचा पहुंचा दिया करते थे, कभी उनसे बड़े वाले चचा पहुंचा दिया करते थे, कभी मेरे पापा पहुंचा दिया करते थे और ले आया करते थे। इस तरह से दद्दा को भी घुमाने ले जाया करते थे लोग। लेकिन मेरी नन्ना का नेचर ऐसा नहीं था। उनको जब अपने मायके जाना होता था, बहुत मैंने रेयर देखा है, मैं 12 साल तक उनके साथ रही हूँ, लेकिन 12 साल में मैंने उनको 1 या 2 बार ही अपने मायके जाते हुए देखा है। तो इस तरह से लोगों का अपना पर्सनल नेचर भी होता है। जिस फैमिली को ओल्ड एज एल्डरली पीपल डिमांड करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें घुमाया जाए, तो उनके बच्चे बारी बारी से ड्यूटी करके उन्हें घुमा देते हैं। जिन जो नहीं जाना चाहते उनको कोई फोर्स भी नहीं करता। और ये एजुकेटेड फैमिली के रूल्स हैं। हम जबरदस्ती करके किसी को भी नहीं बोल सकते कि नहीं आप चलिए ही, आपको चलना ही पड़ेगा। इस तरह की बातें नहीं करते। हम एक दूसरे को कंपैशनेट होकर समझते हैं बातों को, और उनका जो कंफर्ट लेवल है उस पे उनको जिंदगी के जितने भी वक्त उन्हें और गुजारने हैं इस दुनिया में, उनके हिसाब से गुजारने देने में कंफर्ट लेवल उनका बना देते हैं। ये होता है एजुकेटेड बच्चों का तरीका अपने बड़ों को हैंडल करने का। और इस तरह से कभी कभी 1-2 महीने गुजरे थे कि वो बहुत जोरों से रोने लगती हैं। उनको अपने हस्बैंड को याद करके उनको रोना आता है, अपने सारे रिलेटिव्स को याद करके रोना आता है। और इस तरह से जब वो रोया करती थी जोर जोर से, तो वरिशा चूंकि डॉक्टर थी तो वो समझ जाया करती थी कि स्पाउस लॉस की वजह से उनको मेंटल सेटबैक लगा है। और ये बहुत बड़ा लॉस होता है एक लविंग वाइफ के लिए या एक लविंग हस्बैंड के लिए। ऐसे सिचुएशन में उनको खुद से संभलने देने का वक्त देना चाहिए। उनकी केयर, जैसे सुबह शाम दोपहर खाना उनके सामने रखना, उनसे बातें करना, उनके पास बैठना, उनको अकेला नहीं रहने देना, ये सब चीजें उनके साथ होनी चाहिए, जिससे उनको अपने स्पाउस के जाने के बाद जो केयर वो एक्सपेक्ट करती हैं वो घर के फैमिली मेंबर्स बारी बारी से दें। इस तरह का वरिशा ने सिचुएशन बना के रखा था। लेकिन वो जब कभी कभी बहुत ज्यादा घबरा जाया करती थी, और तो वो समझ जाया करती थी कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इनके अंदर हो रहा है, तो वो उनके डॉक्टर से कंसल्ट करती थी, वीडियो कंसल्टेशन। और फिर उनको हार्मोनल सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने जब सजेस्ट करते थे तो दिया करती थी। और उनका फेवरेट खाना वो वक्त बवक्त बनाया करती थी। उनको मटन का स्ट्यू बहुत पसंद था, मसाला राइस जिसे तहरी कहते हैं वो बहुत पसंद था, चिकन भुना मसाला उन्हें पसंद था, पुलाव, मटन करी, भिंडी मसाला, दाल तड़का, खीर बासमती चावल की, और फ्लैट बीन्स जो होते हैं, सेम जिसे हम कहते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में उसे पापड़ी कहा जाता है, उसकी सब्जी, बेसनी रोटी, रोगनी रोटी, ये सब चीजें दिन भर के मील में एक मील उनके पसंद का बनाया करती थी। वो उस दौरान खास करके जब वो बहुत घबराया करती थी और जब उनको बहुत अकेलापन लगता था, तो उनको खुश करने के लिए ये सब चीजें वो किया करती थी। और ये सब होने के बाद उनको बहुत अच्छा फील होता था, बहुत स्पेशल फील होता था। और जिंदगी के इस वक्त में आके अगर इंसान को स्पेशल फील होता है कि सब मेरी केयर कर रहे हैं, जिस तरह मैंने सबकी की, मेरी भी कर रहे हैं बच्चे केयर, तो बस इतना ही काफी होता है बुजुर्गों की खुशी के लिए। और इस तरह से धीरे धीरे वो एक बैलेंस
अपने मूड में खुद डेवलप करती जाती हैं। कहते हैं वक्त हर जख्म की दवा होता है। वक्त गुजरता जाता है और बारी बारी से जो जख्म उनको मिलते जाते हैं अपने लविंग पीपल के लॉस की, वो वुंड जो है भरता जाता है, मिलता जाता है, भरता जाता है, मिलता जाता है, भरता जाता है। और ये सिचुएशन उनकी लाइफ में आ जाती है। कभी कभी वो अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख करके मन बहला लिया करती थी, तो कभी कभी अपनी हेल्थ केयर करके अपने सर में कभी अपने सर में ऐसे फिंगर टिप्स पे विटामिन ई और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके मसाज कर लिया करती थी। कभी कभी बैठे बैठे अपने हाथों से अपने बॉडी पे बॉडी क्रीम लगा लिया करती थी। कभी कभी अपनी रूटीन से दवाएं खाया करती थी। और वक्त पे नहाना, अपना वक्त पे कपड़े बदलना, हाइजीन मेंटेन करना, इन सब चीजों में उनका वक्त दिन का गुजर जाया करता था। और वक्त बचता था, फिर वो नमाजें पढ़ा करती थी, ज्यादा मन घबराता था तस्बीह पढ़ा करती थी, और इस तरह से खुद को बिजी रखती थी और खुश रहने की कोशिश करती थी। क्योंकि देखिए, जिंदगी कैसा भी चैलेंज हमारे सामने लाकर खड़ा कर दे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा बेटा 6 महीने का था और मैं स्कूटर से जा रही थी हॉस्पिटल, और वहां पे रास्ते में मुझे कैब ड्राइवर ने सामने से हिट किया। वो रॉन्ग वे आ रहा था। मैं कीप लेफ्ट की आदत है, मैं बच्चों को स्कूल में सिखाती हूँ, ऑलवेज कीप लेफ्ट वाइल यू ड्राइव ऑन द रोड। और मैं कीप लेफ्ट करते हुए ड्राइव कर रही थी और वो रॉन्ग वे आया और उसने सामने से मुझे हिट किया। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मेरी टीबिया बोन बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हो गई थी, चूर हो गई थी। और मैं अपने टूटे हुए पैर को ऐसे पकड़ के रास्ते भर ऑटो से मैं हॉस्पिटल गई। मेरे हस्बैंड थे मेरे पीछे स्कूटी पे, उन्होंने मुझे कैरी किया हॉस्पिटल तक। उनको भी चोट लगी थी, उन्हें भी खून निकल रहा था, लेकिन मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ था। और इस तरह से मैं गई अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे एडमिट किया, एक बेड पे वो, एक बेड पे मैं। बहुत बुरा वक्त था वो मेरी जिंदगी का, क्योंकि मेरा बच्चा 6 महीने का था गोद में, और मैं स्कूल जा रही थी। कॉन्सर्ट प्रैक्टिस था, हम छुट्टी नहीं ले सकते कॉन्सर्ट के टाइम। बहुत रेयर सिचुएशन में हमें छुट्टी मिलती है एज अ टीचर। हम बहुत डिवोटेड टीचर्स की कैटेगरी में सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही फेमस स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ाया करती थी। तो मैं सुबह सुबह सारा काम करके, खाना वाना बना करके, अपना टिफिन विफिन लेके, सदफ को टिफिन दे करके मैं जा रही थी, और इस तरह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर आया तो उसने कहा कि अभी तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। ऐसे जहां पे फ्रैक्चर हुआ था वो ऐसे सूज गया था, और ये स्वेलिंग जब तक उतरेगी नहीं, इसका ये नहीं होगा, एक्सरे नहीं होएगा। और एक्सरे नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि कैसा ट्रीटमेंट आपके इस फ्रैक्चर को लगेगा। फिर मुझे एंटीबायोटिक दिया गया, पेन किलर डोज दी गई, सेम मेरे हस्बैंड को भी दिया गया। और फिर शाम में यहाँ पे मेरे एक चचा रहते हैं, वो आए मिलने हम लोगों से हॉस्पिटल में, और देखकर उन्होंने कहा कि वाह क्या मोहब्बत है, दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग बेड पे हैं, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए मियाँ बीवी में। वो मजाक करके हमें हंसाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर सूजन जब उतर गई, स्वेलिंग उतर गई, तो डॉक्टर ने एक्सरे किया और बताया कि हड्डी पूरी चूर हो गई है, ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन से बहुत डरती थी, क्योंकि पहले मेरा 2 ऑपरेशन हो चुका था। मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों सिजेरियन हुए थे। तो ऑपरेशन का जो इंजेक्शन लगता है रीढ़ की हड्डी में, उससे बहुत ज्यादा पेन होता था मुझे। ये भी डिपेंड करता है अलग अलग हड्डी की टाइप पे। मेरी हड्डी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं होगी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है, अभी तक दर्द होता है। और उस वक्त मैं कह रही थी डॉक्टर को बार बार कि प्लास्टर लगा दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। बोन की तो बोन का नेचर होता है कि खुद ब खुद वो ठीक हो जाया करती है। तो डॉक्टर ने कहा कि होता है, लेकिन जो आपकी यहाँ पर की बोन है वो बहुत सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, और वो पूरी क्रश हो गई। अगर हमने उसको सपोर्ट नहीं किया तो उसका जो पार्टिकल्स हैं बोन के, वो निकल निकल के मसल्स में इधर इधर लग जाएंगे, फिर और डिफिकल्ट हो जाएगा और मेजर ऑपरेशन होगा, इससे भी डबल। तो मेरे हस्बैंड ने साइन कर दिया फॉर्म पे और मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं 3 महीने तक बिना वॉकर के नहीं चल पा रही थी। डॉक्टर बहुत अच्छे थे। एम्स हॉस्पिटल है पुणे का,
मैं डॉक्टर को सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया और मेरे हस्बैंड का मेडिकल इंश्योरेंस था तो उनको भी इस तरह की कोई इमरजेंसी नहीं आई, तो बहुत अच्छे से हो गया माशाल्लाह मेरा ऑपरेशन। और लेकिन 3 महीने का वो जो वक्फा था जो मैंने काटा वॉकर लेकर के, और अपने बच्चे को मैं गोद लेने के लिए ऐसे परेशान हो जाती थी, क्योंकि शुरू में मैं ऐसे भी नहीं बैठ पाती थी। 10-15 दिन लगे मुझे ऐसे बैठने के लिए, पूरा टाइम लेटी रहती थी बिस्तर पे। तो हेल्पर दीदी थी, लक्ष्मी दीदी, जो आहान को संभालती थी, तो उनको मैं हमेशा बोलती थी कि जब ये इसको खिला दीजिए और नहला दीजिए, उसके बाद फिर मेरे पास ला के लेटा दीजिए। फिर वो मेरे पास आकर के लेटता था, मैं उसका सर सहलाती थी और वो सो जाया करता था। बहुत टफ टाइम से गुजरे हैं हम लोग भी अपनी लाइफ में, और लाइफ ने सिखाया कि चैलेंज जब आता है ना, तो उसको आप हंस के लीजिए, मुस्कुरा के लीजिए, रो के लीजिए, गा के लीजिए। अब आपकी लाइफ का चैलेंज है तो आपको तो लेना ही पड़ेगा। तो ये सारे डिफिकल्ट जो दिन थे मेरी जिंदगी के, उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया, और मैं ऊपर वाले की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत सपोर्टिव हस्बैंड दिया उसने, लाइफ पार्टनर दिया। जब जिंदगी में उनके कभी बहुत बेचैनी आई, बहुत टेंशन आया, तो मैं उनके साथ स्ट्रांगली खड़ी थी, और जब मुझे जरूरत थी तो वो भी स्ट्रांगली खड़े थे। लेकिन वो थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन उनका हुआ था उस टाइम। और मेरा जो ऑपरेशन हुआ था उसमें 26 स्टिचेस थी, स्टेपलर पिन्स लगे हुए थे, और उसको करवाने के लिए बैंडेज, बार बार ड्रेसिंग कहते हैं जिसे, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था एम्बुलेंस में लेट करके, फिर उठ करके, तो वो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देता था। तो मैंने डॉक्टर से बोला मुझे सिखा दीजिए ड्रेसिंग, मैं खुद से करूंगी अपनी ड्रेसिंग। तो डॉक्टर को बहुत ऐसे फील हुआ कि आप कैसे कर लेंगी। तो मैंने बताया मेरे नानू डॉक्टर थे और मैं देखती थी कि ड्रेसिंग कैसे होती है, और मैं कर लूंगी अपनी ड्रेसिंग, आप मुझे सिर्फ बता दीजिए कि कैसे होगी, क्योंकि आना जाना, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने मुझे सिखा दिया कि ऐसे करना है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ इश्यू होगा तो आप जरूर आइएगा, खुद से मत करिएगा ज्यादा, अगर इसमें पस आने लगे या कुछ इश्यू हो तो आ जाइएगा। मैंने कहा जी अच्छा। और फिर मैं खुद से अपनी ड्रेसिंग किया करती थी। मेरे घर जब मैं गई उसी दौरान मेरे पापा की डेथ हो गई। मैं कैसे कैसे करके गई, व्हील चेयर पे ऐसे उठा करके लोग मुझे ले गए फ्लाइट में, फिर वहां से मैं कैब में बैठी, पूरा टाइम अपना पैर ऐसे पकड़े हुए, बनारस से लेके सासाराम तक का सफर 2.5-3 घंटे का कैब से, मैंने पैर ऐसे पकड़े ही हुए मैं गई। और फिर वहां जाने के बाद अपनी अम्मी को वैसे सिचुएशन में संभालना, मैं क्या ही संभालती, लेकिन मॉरल सपोर्ट एक कि अम्मी मैं भी तकलीफ में हूँ, आप भी तकलीफ में हैं, ये देख करके ही मेरी अम्मी बहुत संभलने की कोशिश करने लगी कि ये इसको देखो कितनी तकलीफ में है। और इस तरह से मेरे पूरे मायके वालों ने भी, वहां पे मेरे पूरे रिश्तेदारों ने मुझे उस स्ट्रगलिंग फेज में देखा, और मैंने किस तरह से उस प्रॉब्लम को हैंडल किया, फेस किया उस चैलेंज को, और कितने बखूबी उस चैलेंज से बाहर आई, उसको सारे लोगों को आज भी याद है, और वो लोग मुझे एडमायर करते हैं इन चीजों के लिए। तो ये सारी चीजें जो जिंदगी की होती हैं, चैलेंजेस, वो हमारी अचीवमेंट्स का स्टार्ट होती हैं, वो शुरू होता है वहां से हमारा अचीवमेंट। तो चैलेंज एक्सेप्ट करिए मुस्कुरा के, क्योंकि चैलेंज आते रहेंगे। अब आपके ऊपर है कि मुस्कुरा के लेना है, कि रो के लेना है, कि गा के लेना है। अगर मुस्कुरा करके लेंगे तो एक्सेप्टेंस बहुत आसान हो जाता है, और जब किसी काम का एक्सेप्टेंस आसान होता है ना, तो आगे का भी प्रोसीजर बहुत आसान हो जाता है। और इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी में अपलाचीन माउंटेन के जैसे फोल्ड दर फोल्ड अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखा। अपने शौहर का हाथ पकड़ के बड़ी मजबूती से दोनों चलते रहे अपने शादी के रिश्ते में, और आज हम यहाँ खुश हैं। आप लोगों की दुआ है, आगे भी रहेगी। और मैं भी अपने सारे जूनियर्स को, अपने सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी दुआएं भेजती हूँ कि जिंदगी के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखिए। रास्ते ऊपर वाले बनाता जाता है। और इस तरह से वरीशा ने अपनी ओल्ड एज सास को संभाला, और रिश्तों में वो इस तरह से मजबूती से बंधते चले गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में खुशी और सुकून दोनों को ढूंढते हुए एक अपलाचिन माउंटेन के जैसे पर्सनालिटी बिल्डअप कर ली। तभी शाहदा जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी,
ग्रेजुएशन में उसको एडमिशन लेना था फ्लोरेंस स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स इन टस्कनी, इटली में उसको स्टूडियो आर्ट स्पेशलाइजेशन करना था। उसका फ्रेंड एंटोनियो जो इटली का रहने वाला था, उसने बहुत सारा उसको गाइडलाइन दिया। उसने बताया कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन भी कर दिया गया है। जब से कोरोना हुआ उसके बाद से ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। ग्लोबल एजुकेशन अवेलेबल हो गया है इंटरनेट पे। आप किसी भी कंट्री का कहीं से भी कोई भी कोर्स जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो आराम से कर सकते हैं। तो उसकी इतनी ख्वाहिश को देख करके स्टूडियो आर्ट स्पेशलाइजेशन में हैदर ने उसका एडमिशन वहां करा दिया। उसको साल में एक बार फाइनल प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के लिए इटली जाना पड़ता था। उसके पहले साल के सबमिशन के लिए हैदर वहां उसको लेकर के गया। दूसरे साल के सबमिशन के लिए वरीशा उसके साथ गई और हैदर घर पे अपनी मम्मी के साथ था। और उसकी क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क ने उसको हेल्प किया ये कोर्स आराम से कर देने के लिए। और बहुत सारी अप्रिसिएशन उसको उसके कॉलेज फैकल्टीज ने दी और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया। इसके लिए इस कोर्स को करने के बाद उसको म्यूजियम ऑफिसर की नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम नेपल्स में जॉब मिल गई। और तब तक उसने सीख ली थी इटालियन लैंग्वेज भी। और उसकी सैलरी थी $61,000, जिसको इंडियन रूपी में अगर हम बताएं तो वो होता है 48,75,120 रुपया। और ये सैलरी उसको साल भर की वहां मिलती थी। 50 घंटे ड्यूटी करने के लिए पर फोर्टनाइट, मतलब हर 15 दिन पे 50 घंटे की ड्यूटी उसको करनी होती थी। और उसके लिए उसको इतनी हैंडसम अमाउंट सैलरी मिलती थी। हैदर उसको लेकर के 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए, इस जॉब के एक्सपीरियंस के लिए वहां रहता है। और वरीशा अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती है। वो पैसे कमाती है और सेव करती है शाहदा, और अपना इंटरेस्ट दिखाती है 1 साल और जॉब करने के लिए वहां। और इस साल वरीशा उसको अकम्पनी करती है और हैदर अपनी माँ के साथ यहाँ पे मुंबई में रहता है। ये 2 साल की जॉब के बाद वो इंडिया वापस आ जाती है और वर्ल्ड क्लास म्यूजियम मुंबई में स्टार्ट करती है। उसने सारे पैसे जमा करके रखे थे इस म्यूजियम को बनाने के लिए। बहुत बड़ा म्यूजियम नहीं था, लेकिन उसमें जो आर्ट पीसेस उसने लगा के रखे थे वो सारे वर्ल्ड क्लास थे। अलग अलग कंट्री के फेमस आर्ट पीसेस उसने ला करके वहां पे रखा था। और यहाँ पे वो हेल्प करती थी बडिंग पेंटर्स को प्रेजेंट करने के लिए उनका आर्ट वर्क, मंथली एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करके। और सारे यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती थी जहां पे उनको फाइन आर्ट्स में करियर स्कोप मिल सके। उसके म्यूजियम के कलेक्शन और जो पेंटिंग्स थे वो सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के आर्टिस्ट से उसने ली हुई होती है, ताकि वो इंडिया को इसका एक्सपोजर दिखाए कि फाइन आर्ट्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं और कितनी छोटी उम्र में मैं किस तरह से इस म्यूजियम की मालकिन बन गई। और ये म्यूजियम जो होता है वो अलग अलग कंट्री की आर्ट को एडमायर करने का तरीका होता है। और बहुत अच्छी लाइफ स्किल भी है। जब कभी जिंदगी में सुकून की कमी होती है तो आर्ट्स हमें सुकून पहुंचाने का काम कर देता है। मैं यहीं पे रुकूंगी, 22 मिनट हो गए हैं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मुझसे बहुत सारी लाइफ स्किल्स जानने के लिए जो प्रैक्टिकली प्रूवन है और जिसको आप अपनी जिंदगी में उतार करके बहुत सुकून वाली और बहुत ही प्यारी सी जिंदगी जी सकते हैं। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।